हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आगे हम मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके अलावा एलपीजी के अलावा कुछ और मेजर स्टेप्स लिए गए थे उनके बारे में, मतलब उन्हीं के अंदर आ जाते हैं। ये मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे तो हम उनके बारे में बात करते हैं। टोटल ये 6 हैं, 4 यहाँ डिस्कस कर दूंगा मैं, 2 उसके बाद करेंगे हम। पहले क्या आ गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ध्यान रखना है सारी बातें यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगी, इंडस्ट्री से। तो क्या क्या किया गया है यहाँ पे, लाइसेंस जो पहले अनिवार्य था, आप नई इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाह रहे हो, लाइसेंस वगैरह था वो अनिवार्य था, उसकी क्या कर दी गई थी, खत्म। फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप बाहर से कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आ सकते हो फॉरेन वगैरह से, ये खोल दी गई थी। पहले आप बाहर से आप अपने अकॉर्डिंग देसी तरीके से काम करते थे, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ सकते थे, उसके लिए आपको फ्री कर दिया गया। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और पब्लिक सेक्टर, इसको होता है किसी चीज़ को छोटा करना या कम करना। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी, वही बात आ गई इसमें प्राइवेटाइजेशन, उनको छोटा कर दिया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ाया गया। क्या हो गया नेक्स्ट, फ्रीडम एंड फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेनर था जो वो पैसा नहीं लगा पाता था, अब उनके एंट्री को काफ़ी हद तक क्या किया गया, फ्री। वो इसलिए क्योंकि हमें बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, वो पहले नहीं आ पा रही थी क्योंकि वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो वो फ्री कर दी गई ताकि बाहर का पैसा यहाँ आए और हम दूसरे देशों के साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो करेंसी चाहिए वो अवेलेबल हो पाए। तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई। एनआरआई को, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, उनको 100% इन्वेस्टमेंट की परमिट दी गई, इसमें होटल में और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कम जितने भी इंडस्ट्री थी उनको अपना विस्तार करने के लिए और शेयर जारी करने के लिए क्या कर दिया गया था, बिल्कुल उनको परमिशन दी गई थी। एमआरटीपी प्रतिबंध हटा दिया गया था उनके ऊपर से, और फेरा की जगह क्या किया गया था, फेमा। और उसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया उसको मैनेज करने के लिए, और उसको उसका सिस्टम भी क्या किया गया ताकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से इजी हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, पहले जो रेगुलेशन एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड में ध्यान रखना, यहाँ बात आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब सारी बातें यहाँ अब सेल परचेज से रहेगी जो हम फॉरेन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं भी आप कर सकते हो, उसको फ्री कर दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स भी काफ़ी हद तक आप ख़त्म कर दिया गया, या फिर कहीं पे ख़त्म कर दिया कि बहुत सारी चीज़ों पे, और काफ़ी हद तक क्या कर दिया गया, कम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर को क्या कर दिया गया, बहुत सारा ईजी कर दिया गया। जो भी प्रोसीजर थे +1 में आप पढ़ गए, जो प्रोसीजर होता था कितने, उनको ईजी कर दिया गया। पहले बहुत ज़्यादा लेंथी होता था ये एक तरीके से। फॉरेन कैपिटल मार्केट स्थापना, एक सब फॉरेन कैपिटल मार्केट की एक स्थापना की गई। फॉरेन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल करंट अकाउंट में क्या था, गुड्स की सेल परचेज होती है, वो उनको फ्री कर दिया गया। और कैपिटल शेयर और डिवेंचर्स आरबीआई द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दी गई थी करंट अकाउंट में, यानी कि गुड्स की जितनी मर्जी आप सेल पर परचेज कर सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल रिफॉर्म्स। फिजिकल रिफॉर्म्स में क्या जाता है, पहले फिजिकल पॉलिसी देखे क्या होती है, सरकार की जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, सरकारी उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। इसमें फिजिकल पॉलिसी में अगर आपका इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है, और इंपोर्ट अगर ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है, तो आपको घाटा हो जाता है, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। इंपोर्ट का ज़्यादा होना और एक्सपोर्ट का क्या होना, कम होना। और ये जो 2014-15 में टोटल का कितना था, 4.51 होती है जीडीपी। एक वर्ष के दौरान एक देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। इसके लिए क्या किया गया फिजिकल रिफॉर्म्स में, ध्यान रखना, घाटे को कम करने के लिए, ताकि सारे लोग ऑलमोस्ट टैक्स के उसमें आ जाए, दायरे में आ जाए। टैक्स रेट को कम किया गया, उसका प्रोसीजर भी कम किया गया, इजी किया गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देखो, ये घाटा कब कम होगा, जब हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। इंपोर्ट कब बढ़ेगा, जब हम उन पे टैक्स लगाना क्या करेंगे, कम, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा हाई लगता था, तो उस टैक्स को क्या कर दिया गया, कम। अब आगा मॉनेटरी। मॉनेटरी हो तो मौद्रिक यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ, तो यहाँ बैंकों से जुड़ा हुआ सारी बातें आएंगी। बैंक से रिलेटेड क्या हुआ, SLR रेशो कम की गई। पहले SLR रेशो समझो क्या होती है,
बैंकों के पास टोटल जो पेमेंट होती है, पैसा होता है, उसको बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ND होती है जो उनके पास करंट और सेविंग में होता है पैसा, और टाइम लायबिलिटी जो उसके पास क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो मान के चलते हैं किसी बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए हैं NDTL के तौर पे, वो सारा का सारा नहीं एज ए लोन प्रोवाइड कर सकती लोगों को। ठीक है, या जनता को या इंडस्ट्री वगैरह को किसी को भी एज ए लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती। RBI क्या कहता है भाई, RBI कहता है, मैं सीधा RBI के पास बोल रहा हूँ, RBI के पास, RBI बोलता है कि उसमें से कुछ पैसा हमारे पास रखो, उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, और कुछ बोलता है SLR, यही आ गई SLR रेशो के तौर पे अपने पास बैंक अपने पास रखता है, अपने पास। ठीक है, ये बैंक एज ए गोल्ड भी अपने पास रख सकता है, रिजर्व के तौर पे भी रख सकता है, कहीं दूसरी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर सकता है। ये आई थिंक इस टाइम पे 19.5% है, या मैं 20% ही मान के चल रहा हूँ। ये बैंक अपने पास ही संभाल के रखता है SLR में, जो रेशो में RBI द्वारा डिसाइड की जाती है 20%, यानी कि 20 करोड़ रुपए वो नहीं दे सकता एज ए लोन। अगर ये बढ़ जाती है ना, तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं कम हो पाएगा अवेलेबल लोन देने के लिए। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा और वो इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहीं ब्लॉक हो गया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, ये रेशो बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो लोन नहीं जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तो इंडस्ट्री स्थापित नहीं होगी, तो उस रेशो को क्या कर दिया गया था, कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और लोगों के पास पैसा जाए इंडस्ट्रियों के पास, और वो इंडस्ट्रियाँ नई से नई खुले। ठीक है, इसके बारे में कभी आगे डिस्कस करेंगे। CRR और ये इन्फ्लेशन वगैरह के लिए तो बहुत काम आती है, इन्फ्लेशन में काम आती है ये, उसको महंगाई को कम करने के लिए। इंटरेस्ट रेट के लिए फ्री कर दिया गया बैंकों को, बैंक से रिलेटेड क्या है, उनको इंटरेस्ट रेट फिक्स करने के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया, आप जैसे मर्जी इंटरेस्ट रेट फिक्स कीजिए। मैंने अभी लास्ट बताया भी था लिबरलाइजेशन में उदारीकरण में क्या, कि पहले RBI डिसाइड करती थी, अब बैंकों को क्या कर दिया गया था, फ्री। नेशनलाइज बैंकों को क्या, कैपिटल मार्केट में शेयर की परमिट, जो नेशनलाइज बैंक है, जो कैपिटल मार्केट है, ये दो मार्केट होती है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड ये लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ जितना मर्जी शेयर क्या कर सकती है, पैसा शेयर जारी करने की क्या कर दी, उनको परमिट दी गई थी। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर में के बैंक स्थापित होने की भी क्या, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक स्थापित हैं हमारे देश में इतने, तो उनकी परमिशन कब मिली थी, 1991 में। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉइंट रहते हैं, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, 2-3 रहते हैं। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बनता है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। 2 टाइप की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में सारी ट्रांजैक्शन होती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम समय के लिए, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। इसके अंदर आ जाते हैं शेयर और डिवेंचर्स, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा की ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन होता है वो किसके लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, शेयर और डिवेंचर्स। तो ध्यान रखना है, सारी बातें शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड रहेगी। पहले क्या आ गया, NRI की लिमिट को बढ़ा दिया गया था, कि वो यहाँ पे इंडिया में जो भी शेयर्स में पैसा लगाना होता है, शेयर डिवेंचर्स में, वो लिमिट पहले कम थी, अब वो लिमिट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि फॉरेन की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आए। SEBI की स्थापना की गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इनको क्या करती है, कंट्रोल, शेयर और डिवेंचर सिक्योरिटीज़ की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उन पे क्या रखती है, कंट्रोल, सिक्योरिटी के लिए। डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट संबंधी प्रतिबंध, पहले डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट वगैरह होता था वो पहले सरकार के द्वारा डिसाइड होता था, कितना होगा कितना नहीं, और उस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। शेयर इशू पर प्राइस डिसाइड करने वाला CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के था, जो पहले जब शेयर जारी करते थे उनके शेयर के प्राइस भी CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू ही डिसाइड करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म। अब नेक्स्ट क्या, म्यूचुअल फंड की स्थापना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी क्या कर दी गई थी, शुरू कर दी गई थी। अब आगे फेसिंग आउट सब्सिडीज होती है सरकार के द्वारा। अगर बाय हमारे देश में कोई प्रोडक्ट है 120 रुपये का और फॉरेन में है वो 100 रुपये का, तो ठीक है, तो सरकार पहले क्या करती थी, वो बाहर इंडियन जो होता था वो बाहर से क्या करता था, इम्पोर्ट, बाहर से क्या करता था, इम्पोर्ट। तो सरकार कहती थी कि यहीं से आप इम्पोर्ट कर लो, बाहर से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये आप दो,
और 20 रुपये हम देंगे। 20 रुपये जो सरकार सब्सिडी ये होती है, सब्सिडी ये किसके द्वारा दी जाती थी, सरकार के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बनता है डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि सरकारी मूल्यों पर ही सारा प्रोडक्ट कंपनियों के द्वारा बेचना। खाद, लोहा इस्पात और पेट्रोल, ऑयल वगैरह आ जाता है इसके अंदर, उस पे से ये प्राइस कंट्रोल हटा दिया गया था और इन प्रोडक्ट से इंपोर्ट पर भी क्या लगा दी गई थी, रोक।